मछली के शरीर के रक्त के भीतर जो गंदगी है वो किस रूप में जमा रहेगा? अमोनिया के रूप में। हम लोगों के रक्त के भीतर जो इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, वो किस रूप में जमा रहेगा? यूरिया के रूप में। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट के बॉडी में जो गंदगी है किस रूप में रहेगा? यूरिक एसिड के रूप में रहेगा। ई भी कौन सी है? उस जीव का नाम है, क्योंकि उसके शरीर से वही गंदगी निकलता है, इसलिए उन जीवों को बाहर निकला नहीं, उस जीव को यूरिकोटेलिक कहेंगे, क्योंकि उसके शरीर में वो एक्सक्रीटरी वेस्ट वही है, उत्सर्जीय अपशिष्ट उसके शरीर में वही जमा है। नहीं बुझाया? आप हैं मान लो ह्यूमन, है ना? क्या हो आप? हम लोग के ब्लड में जो इम्प्यूरिटी जमा होगी वो क्या होगी? यूरिया। तो इस मनुष्य के शरीर में चूंकि यूरिया जमा हो रहा है गंदगी के रूप में, हम लोग के शरीर से क्या बाहर निकलेगा एक्सक्रीशन के रूप में? यूरिया। इसलिए हम मनुष्यों को क्या कहा जाएगा? यूरियोटेलिक। समझ में आया? जैसे मान लो कीट है, इंसेक्ट, इसके रक्त के अंदर जो गंदगी होगी वो क्या रहेगी? यूरिक एसिड। इसलिए इस कीट को क्या कहा जाएगा? यूरिको। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट यही लिखवाए थे, 2 पार्ट्स ऑफ किडनी लिखवा दिए थे। क्या होता है किडनी के 2 भाग? एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स क्या होता है? इनर आउटर पार्ट, और मेडुला क्या होता है? इनर पार्ट होता है। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। ठीक है, नेफ्रॉन से किडनी बना हुआ है, इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और उसके आगे लिखिएगा, a tube arised from each kidney called ureter, which opens in urinary bladder and this bladder opens through यूरेथ्रा। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, प्रत्येक किडनी से एक एक नलिका निकलती है। प्रत्येक किडनी से एक एक नलिका निकलती है, जिसे यूरेटर कहते हैं। हाँ, यूरेटर लिखा हुआ है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यह यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। तथा यह ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है। तथा यह ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है। हो गया? इसको समझ लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखो। किडनी जो है हम लोगों का, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके का दिखाई देता है, बीन सीड शेप का। ठीक है, और अगर देखा जाए कि कैसा होता है तो एकदम राजमा का जैसा बीज होता है, कलर और शेप में वैसा ही होता है। ठीक है, किडनी का जो भीतरी भाग है, भीतरी भाग क्या पूरा, अगर इसके पार्ट को देखा जाए तो किडनी पूरा हम लोग का किस चीज का बना हुआ है? नेफ्रॉन का। किस चीज का है?
नेफ्रॉन का बना हुआ है, और नेफ्रॉन क्या काम करेगा किडनी के अंदर, तो छानने का काम करेगा, ठीक है। नेफ्रॉन का मुख्य काम क्या है, छानना, फिल्टर करना, समझ में आ रहा है। अब हम लोगों की किडनी में पूरे शरीर से क्या आता है, तो पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। अभी समझना है, लिखना नहीं है। किडनी के भीतर ये क्या आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। बताओ इस ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी वो किस रूप में होगी, किस रूप में होगी, यूरिया प्लस ब्लड। हमारी किडनियों में कौन सा रक्त आता है, यूरिया प्लस ब्लड। कौन लेकर के आता है, तो इसको कहा जाता है रीनल आर्टरी। क्या कहा जाता है, रीनल आर्टरी। तो यूरिया वाला ब्लड कहां आया, किडनी के भीतर। कौन लेकर के आया, रीनल आर्टरी। अब किडनी के अंदर में ये जो नेफ्रॉन है ये क्या काम करेगा, इस यूरिया को छान देगा। तो यूरिया कहां जमा रह गया, यूरिया जमा रह गया कहां, किडनी के भीतर। ये सब क्या बच गया, यूरिया। किडनी के अंदर क्या रह गया, यूरिया। और जब यूरिया छना गया तो किडनी शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को वापस कहां सप्लाई कर देगा, शरीर के भीतर वापस भेज देगा, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड चला गया, प्योर ब्लड। क्या जा रहा है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। कौन लेकर के जा रहा है, तो इसको लेकर के जाता है रीनल वेन। कौन लेके जाएगा, रीनल वेन लेकर के जाएगा। तो शुद्ध रक्त चला गया। यूरिया कहां रह गया, किडनी के भीतर। तो उस यूरिया को किडनी के भीतर थोड़े छोड़ना है, उसको तो शरीर से बाहर निकालना है। तो हम लोग जो पानी पीते हैं, या फिर जिस पानी को हम लोगों का बड़ी आंत एब्जॉर्ब करता है, बड़ी आंत का कोलन वाटर एब्जॉर्ब करता है, लिखाए थे। तो बड़ी आंत का कोलन जिस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो वाटर कहां जाता है, किडनी में, ठीक है। और ये यूरिया पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। मतलब किडनी के भीतर क्या गया, H2O, और उस H2O में क्या घुल जाएगा, यूरिया। तो इससे क्या बन जाएगा, यूरिन। क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा, ठीक है। अब इस किडनी से एक ट्यूब निकला है, एक डक्ट निकला है, दोनों किडनियों से एक एक डक्ट निकला है। इस डक्ट को क्या कहते हैं, यूरेटर। क्या कहेंगे, यूरेटर, ठीक है। तो जो यहां पर यूरिन बना, वो यूरिन किसके द्वारा पास होगा, यूरेटर के द्वारा। किसके द्वारा पास होगा, यूरेटर के द्वारा। और आ करके कहां पर जमा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। कहां जमा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में आकर के, एब्डोमेन के सबसे निचले हिस्से में हम लोगों का पाया जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में आकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और ये यूरिन फिर बॉडी से पास किसके द्वारा होगा, तो यूरेथ्रा के द्वारा। किसके द्वारा पास होगा, यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ आया। तो किडनी का कितना काम हो गया, दो काम हो गया। पहला काम क्या हो गया, फिल्टरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। ब्लड से क्या फिल्टर करना, यूरिया। और दूसरा काम क्या हो गया, किसका निर्माण करना, यूरिन का निर्माण करना। बात आई समझ में, यही लिखा है आपने इस पॉइंट में। फिगर बना लीजिए, याद रहेगा हमेशा। किस स्टेट में ब्लड मतलब थैला। लिख लिए क्या, पित्ताशय, गोल नहीं, गॉल, गॉल ब्लैडर।
इंग्लिश नाम ही याद रखिए। चलो हो गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखना है इन द केस ऑफ kidneys failure patients are laying on dialysis machine which is also called आर्टिफिशियल किडनी। किडनी खराब होने पर रोगी को किडनी खराब होने पर रोगी को किडनी खराब होने पर रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, डायलिसिस पर रखा जाता है तथा डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क व्री आधा क पूरा क कृत्रिम वृक्क कहा जाता है तथा डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है, कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट also stored in pelvic region of kidney called stone. Its chemical name is कैल्शियम ऑक्जेलेट। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, बिना पचे हुए खनिज किडनी के भीतरी भाग में जमा होते रहते हैं, किडनी के भीतरी भाग में जमा होते रहते हैं, इन्हें पथरी कहा जाता है। किडनी के भीतरी भाग में जमा होते रहते हैं, इन्हें पथरी कहा जाता है, पथरी कहा जाता है। इनका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट OXALATE ऑक्जेलेट है। इनका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फिल्टर कॉइल ऑफ डायलिसिस मशीन, द फिल्टर कॉइल ऑफ डायलिसिस मशीन is formed by सेलुलोज। डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है। डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, filtration of blood through dialysis machine
कॉल्ड हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को छानना, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को छानना, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को छानना हीमोडायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को छानना हीमोडायलिसिस, हाँ हीमोडायलिसिस कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। हो गया। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मान लो किसी की किडनियां खराब हो जाएं, तो किडनी खराब हो गया तो क्या होगा, ब्लड से यूरिया फिल्टर नहीं होगा, तो ब्लड में यूरिया जमा होते रहेगा तो मर जाएगा इंसान। तो क्या करना पड़ेगा, उसके ब्लड से यूरिया को क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। किडनी फंक्शन कर ही नहीं रहा है तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। शरीर के भीतर थोड़े छान लोगे, किडनी काम में नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, ब्लड को शरीर से बाहर निकालेंगे। तो ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है किसके द्वारा, रीनल आर्टरी के द्वारा। किससे, रीनल आर्टरी से ब्लड को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एक मशीन होता है जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है। अब ये जो डायलिसिस मशीन है, इसमें जैसे हम लोगों के किडनी में ब्लड को कौन फिल्टर कर रहा था, नेफ्रॉन। तो डायलिसिस मशीन में तो नेफ्रॉन नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं, वो तो नेचुरल बनता है। तो नेफ्रॉन के जगह पर डायलिसिस मशीन में क्या लगाया जाता है, सेलुलोज। क्या लगाया जाता है, सेलुलोज लगाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, यानी हिंदी में कहते हैं बहुशर्करा। क्या होता है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। प्लांट का सेल वाल किस चीज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो यही सेलुलोज का बना दिया जाता है डायलिसिस मशीन में फिल्टर कॉइल। यही जो हम लोगों के किडनी में नेफ्रॉन काम करेगा, डायलिसिस मशीन में वही काम कौन करेगा, सेलुलोज करेगा। अब फिर पूरे शरीर से रोगी के रक्त को निकालेंगे, ब्लड को निकालेंगे और ब्लड को निकाल करके कहाँ भेजेंगे, डायलिसिस मशीन के भीतर। ठीक है, तो ये जो सेलुलोज का फिल्टर कॉइल है, उस ब्लड के भीतर से क्या छान लेगा, यूरिया। क्या छान लेगा, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया छनाते गया, फिर शुद्ध रक्त को क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए स्टोर कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, और जमा करके उस ब्लड के तापमान को 0 डिग्री तापमान पर ले आया जाता है। जैसे रक्त शरीर से बाहर निकल रहा है तो कितना टेम्परेचर पर बाहर निकल रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। हम लोग के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो शरीर से निकल रहा है तो 37 डिग्री पर निकला, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद, डायलिसिस के बाद उसके तापमान को कितना पर ले जाएंगे, 0 डिग्री पर ले जाएंगे। और ये जो 0 डिग्री टेम्परेचर है, सीधा 37 डिग्री से सडनली इसके टेम्परेचर को फॉल कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। नॉर्मली आप तापमान फ्रिज में आप रख दिए, पानी रखे, मान लो 20 डिग्री तापमान पर पानी, उसको आपने फ्रिज में रखा, अब वो बर्फ बनेगा 0 डिग्री पर। तो 20 डिग्री से उसका तापमान फ्रिज के भीतर कैसे घटा होगा, 19 डिग्री, 18 डिग्री, 17, 14, 13, 12, ऐसे करते करते 0 पहुंचा होगा। क्या, यहां पर वो प्रक्रिया नहीं होती, 37 से विदिन सेकेंड उसके टेम्परेचर को 0 डिग्री पर ला दिया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी पैथोजेंस फिल्ट्रेशन के दौरान आ गया है, कोई भी रोगाणु आ गया है फिल्ट्रेशन के दौरान, तो वो क्या हो जाए, मर जाए। और फिर इसके टेम्परेचर को 0 से कुछ देर के बाद कितना पर पहुंचा देंगे, 37 पर, वही माइक्रोन सेकेंड में, ताकि बचा खुचा है वो भी मर जाए। सडनली इन्वायरमेंट चेंज होगा तो सर्वाइव उसमें नहीं करेगा। और फिर उस ब्लड को शरीर के भीतर क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरा किडनी पर सब लोड पड़ जाता है, तो वो किडनी काम करेगा, लेकिन दोनों खराब हो जाए तब क्या दिया जाता है, तब डायलिसिस देना पड़ जाता है। डायलिसिस बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, कन्फर्म नहीं होता कि डायलिसिस के बाद रोगी उठेगा कि नहीं उठेगा। हर डायलिसिस में वो खतरा बना रहता है। समझ में आ रहा है, लगभग 3.5-4 घंटा, 5-5 घंटा लग जाता है एक डायलिसिस में, और भयंकर कष्टकारक प्रक्रिया होती है। शरीर जो होता है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पता है, वैसे ही डायलिसिस के दौरान रोगी तड़पता है। अब नॉर्मल समझो, किसी को शरीर से खून निकाला जाता है ब्लड सैंपल चेक करने के लिए, तो खूनवा निकालता है तो दर्द होता है, हैं? और वो धीरे धीरे खून निकालता है। जो सिरिंज से खून निकालता है वो एक ही बार धक्का थोड़ा खींच देता है, वो क्या करता है, एकदम धीरे धीरे ब्लड निकालता है, तब उतना दर्द होता है। डायलिसिस मशीन पूरा प्रेशर में शरीर से खून खींचता है। अब उतना भी वो डॉक्टर मेंटेन रखता है जिससे आपका वेन बचा रहे, पूरा प्रेशर से क्या करेगा, खून को क्या करेगा, खींचेगा।
और फिर शरीर में चढ़ाना और मुश्किल काम है, समझ में आ रहा है। फिर उतना ही फोर्स में शरीर में ढकेल के चढ़ाएगा, तो सोचो कि कितना शरीर को दर्द होता होगा। एकदम 3.5-4 घंटा इंसान मरणासन में रहता है, और उसके बाद अगर वो दर्द बॉडी बर्दाश्त नहीं किया तो कई लोग उसी डायलिसिस के दौरान ही, तो बहुत खतरनाक प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया यानी डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये पूरा डायलिसिस किया जाएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड और डायलिसिस मतलब छानना, ठीक है। पूछा जाए कि कृत्रिम किडनी, आर्टिफिशियल किडनी किसे कहा जाता है, तो डायलिसिस मशीन को कहा जाता है, समझ गए। जैसे दूध में पढ़े होगे आप लोग पास्चुराइजेशन प्रोसेस, वैसे ही डायलिसिस मशीन में ये लास्ट वाला प्रोसेस है ना, वही है। पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, 73 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 15 मिनट तक रखा जाता है। दूध को क्या किया, लिया और लेकर के एक कंटेनर में जमा कर लिया, ठीक है, एक बर्तन में क्या किया, जमा कर लिया, और फिर इसके तापमान को एक ही बार 1-2 डिग्री नहीं, सीधा कितना पर दे देगा, 73 डिग्री पर। आप सस्पेन में दूध गर्म कर रहे हो तो उसका तापमान कैसे बढ़ता है, 1, 2, 3, तो 100 डिग्री आएगा तो उबाल आएगा। यहाँ वो नहीं, एक ही बार उसका तापमान कितना दे देते हैं, 73 डिग्री सेल्सियस, और कितना देर रखेंगे, 15 मिनट। इसके अंदर जो भी रोगाणु है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब सडनली टेम्परेचर बदला तो क्या हो गया, मर गया। वो थेथर टाइप का कुछ बैक्टीरिया होगा जो बरियार होगा, नहीं मरा होगा, तो फिर 15 मिनट के बाद इसके तापमान को कितना पर गिरा देंगे, एक ही बार 0 डिग्री पर, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसको पैकेट में सील करके क्या करा जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है उसको आप डायरेक्ट भी बिना गर्म किए हुए भी पी सकते हैं, उसके अंदर कोई रोगाणु, कोई पैथोजन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो पास्चुराइज्ड मिल्क डायरेक्ट भी बिना गर्म किए भी यूज किया जा सकता है। सब पास्चुराइज्ड मिल्क है, सबके पैकेट पर लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, समझ गए। तो वही लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ किडनी फेल्योर पेशेंट्स आर लेइंग ऑन डायलिसिस मशीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। अब देखो एक पॉइंट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वेस्ट नहीं, बेसिकली यहां पर वेस्ट काट दो, यहां मिनरल्स लिख लेना, अनडाइजेस्टेड मिनरल्स, ठीक है। हिंदी वाले ठीक लिखे हो, खनिज लिखवाए हैं ना, हाँ हिंदी वालों का ठीक है, अनडाइजेस्टेड मिनरल्स, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई पदार्थ खाएं और उसके अंदर जो खनिज है, तो खनिज क्या होता है, बेसिकली इनऑर्गेनिक होता है। जितने सारे खनिज है क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक चीजों को पचाना हम लोगों के शरीर के लिए क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत सारे खनिज जो अभी के समय में डॉक्टर जो है आरओ का पानी पीने से लोगों को मना कर रहे हैं, ठीक है। गांव वगैरह में जिसके अगर आरओ लगा होगा ना, तो फैमिली डॉक्टर क्या कर रहा है, आरओ का पानी मत पियो, डायरेक्ट चापाकल का पानी पियो। आरओ क्या काम कर रहा था, जो इसेंशियल मिनरल्स ऑर्गेनिक वाला रहता था उसको छान के क्या कर देता था, पानी से हटा दिया। अब पानी के अंदर मिनरल नहीं है, प्लेन वाटर आप पी रहे हैं, जर्म्स को तो छान देता है, वो तो ठीक है, लेकिन जर्म्स के साथ साथ वो मिनरल्स को भी क्या कर दिया, छान दिया। अब कितनों पानी पी रहे हैं, जो मिनरल्स आपके शरीर में रहना चाहिए वो नहीं है, तो लोगों को गठिया हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है। तो आरओ का पानी क्या हो जाता था, खतरनाक। तो लोग क्या कहते थे, डायरेक्ट, सबके घर में बोरिंग रहता है, तो सबको क्या डॉक्टर लिखता है, कल तो अब लगभग चापाकल तो खत्म ही होते जा रहा है, बहुत कम जगह बचा है, तो क्या कहता है, मोटर चलाइए और टंकी में पानी जाए उससे पहले ही क्या करिए, फ्रेश पानी रहता ही है, नल रहता है, तो टंकी में पानी जाने से पहले उसको क्या करिए, भर लीजिए और भर के फ्रिज व्रिज में रख लीजिए, घड़ा में रख लीजिए और उसको यूज करिए पीने में। आरओ का पानी मत पीजिए, समझ में आ रहा है। सब का हड्डी कमजोर होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आरओ का पानी पीना, बुझा गया। तो सब मना हो रहा है, जितना लोग खूब लगवाया था घर में खुश होकर के कि वीआईपी बन रहे हैं, 15,000 20,000 का आरओ, अब डॉक्टर मना कर रहा है कि आरओ का पानी नहीं पीना है। हड्डी का कोई भी पेशेंट जिसका हड्डी कमजोर है, चेक कराने जाएगा तो पहला चीज लिखता है कि आरओ का पानी पीना बंद करिए, खत्म करिए। तो देखो होता क्या है, हम लोग कुछ वैसा पदार्थ खाएं जिसके अंदर, अब जैसे टमाटर खा रहे हो, ठीक है, तो टमाटर के छिलके के भीतर क्या है, लाइकोपिन। टमाटर के छिलके में क्या है जी, लाइकोपिन। इसी लाइकोपिन के कारण टमाटर कैसा दिखता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। लाइकोपिन के कारण कैसा दिखता है, लाल। अब ये लाइकोपिन जो मिनरल है, इससे हम लोग का बॉडी पचा नहीं पाएगा। किसी को भी किडनी में पत्थरी हो जाता है, तो जिन जिन पदार्थों में ऑक्जेलिक एसिड है, डॉक्टर खाने से क्या कर देता है, मना कर देगा, ऑक्जेलिक एसिड वाला चीज नहीं खाना है। सबसे पहले मना करेगा, टमाटर बंद करो, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। पालक कहेगा बंद करो, पालक नहीं खाना है, उसमें क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। दाल वगैरह बहुत सारा क्या करेगा, मना कर देगा कि नहीं खाना है, हाँ ठीक है। तो जो जो
स्टोन होता है, पत्थरी टाइप का, मिनरल्स ही होता है, वो पत्थर नहीं होता, वो होता है मिनरल्स। और यही मिनरल्स जमा होते होते इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो है नहीं, इनऑर्गेनिक है तो कार्बन नहीं है, उसको हम लोग का बॉडी डाइजेस्ट करेगा नहीं, तो धीरे धीरे वो सटते गया, जमा होते गया, थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, पत्थरी बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा किडनी उडनी में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, थोड़ा सा भी वहाँ पर स्पर्श स्पर्श होगा तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, दर्द करेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड वाला सब चीज़ उसको खाने से क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी पत्थरी जो है वो ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, तो पत्थरी का मतलब ऐसा नहीं कि चावल के साथ पत्थर खा गए तो पत्थरी बन गया। कई बार मन में आता है ना कि चावल खा रहे हैं उसमें कुछ कंकड़ उंकड़ है, चल गया तो पत्थरी बन, वो पत्थरी नहीं बनता है। ठीक है, पत्थरी क्या होता है, जो मिनरल्स खा रहे हैं वो मिनरल्स बॉडी में जा रहा है और उसको हम लोग का बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया, तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया तो उसको कहाँ फेंक देगा, ब्लड में। अब ब्लड छनाने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी में। तो किडनी उस मिनरल को क्या किया, अपने अंदर छान के रख लिया और वो जमा होते रहा। पानी जाएगा लेकिन पानी में इनऑर्गेनिक चीजें नहीं घुलती हैं, तो यूरिया तो घुल जाएगा पानी में किडनी के भीतर, लेकिन वो मिनरल नहीं घुलेगा, तो मिनरल वहीं पड़ा रह गया और लंबे समय तक जमा होते होते क्या हो जाएगा, पत्थरी बन जाएगा। वो सूखते चला जाएगा ना, लंबे समय तक जमा होता रहेगा तो उसका पानी तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना किडनी। किडनी में एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग का प्यूटिटरी ग्लैंड भेजता है, तो उस हार्मोन के द्वारा वो सूखते चला जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। ठीक है, अब वो क्या बन जाएगा, पत्थल। इसीलिए इनऑर्गेनिक चीजों को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हो गया। अब देखो ये क्या है, तो हम लोगों का बॉडी जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे ठंडा पड़ रहा है तो हम लोगों का बॉडी उसके अनुसार क्या हो जाता है, रेस्पॉन्ड करता है। गर्मी पड़ रहा है, रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आप बैठे हुए हैं, बैठे ही आंखों के सामने से कुछ ऐसा चीज गुजर जाए जिससे आपको शौक लग जाता है। आप बैठे हुए हैं, आपके पैर के ऊपर से सांप गुजर जाए एकदम, तो तुरंत क्या करोगे, रोंगटा वोंगटा खड़ा हो जाएगा, हार्ट बीट तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सांप काट लेता था, हार्ट बीट बढ़ता, समझ में आ रहा है? बिना कटले हार्ट बीट बढ़ जाता है? नहीं बढ़ जाता है। आप बैठे हुए हैं, खूब प्रेम से बैठ करके गाना सुन रहे हैं, कोई बिना काम का आया, 2 छटकन मार के 2 गाली सुना के चल गया। ठीक है, चलो मारा भी नहीं, गाली सुना करके चल गया, तो गुस्सा आ जाएगा, हार्ट बीट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सुनने मात्र से हार्ट बीट बढ़ गया, इसका मतलब क्या, शरीर के भीतर कोई ना कोई ऐसा हार्मोन्स काम किया होगा गाली सुनने के बाद, क्या? तो हम लोगों का बॉडी क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, कई सारी चीजों को रेस्पॉन्ड करता है। आप बाइक चला रहे हैं, बहुत तेज गति में बाइक चला रहे हैं, आंखों के सामने कोई कीड़ा आ जाए, कोई इंसेक्ट आ जाए, तो आंख का जो पलक है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसको। आप खूब गहरी नींद में सोए हुए हैं, अपने रूम में खूब गहरे नींद में सोए हुए हैं, और आपका जो रूममेट है वो उसी बेड पर बैठ के कपड़ा आयरन कर रहा है जिस पर आप सोए हुए हैं, और आयरन करते करते प्रेस का सटा दिया आप में गलती से सट गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चल तो जाता है, लेकिन चलना चाहिए कि नहीं चलना? नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि आप तो सोए हुए हैं, आप सोए हुए हैं क्या, तो सोए हुए हैं तो पता नहीं चलना चाहिए। आप देख थोड़े रहे हैं, देखते तो समझ में आता कि पता चल गया कि सट रहा है, गर्म लग रहा है। आप तो सोए हुए हैं, आपका ब्रेन तो स्लीपिंग मोड में है, तो कहीं ना कहीं त्वचा पर सटाया तो अंदर में कोई ना कोई करंट वरेंट जो है वो ब्रेन तक गया, ब्रेन का डिसीजन यहां तक आया, क्या कोई ना कोई काम अंदर में कर रहा है, तभी तो हो रहा है। और दूसरा को पैरालिसिस का जो केस होता है, तो हम लोग का सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, तो पैरालिसिस होता है तो या तो लेफ्ट सिमेट्री में होगा या राइट सिमेट्री में होगा, शरीर का एगो सिमेट्री काम करना बंद कर देगा।
तो मान लो राइट सिमेट्री में पैरालिसिस हुआ, वो सोया हुआ है और उसके हाथ पर कोई गर्म आयरन क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, तो उसको दिखेगा कि उसका चमड़ी जल रहा है, धुआं उड़ रहा है, लेकिन उसको दर्द महसूस होगा क्या? नहीं होगा। दर्द महसूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं दर्द महसूस हो रहा है? हाँ सही बोला। क्या होता है उसमें? कनेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? कट हो जाता है। कनेक्शन कट होने का मतलब क्या? यहां का जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा रहा है। अब ब्रेन का जो डिसीजन है वो यहां तक नहीं आ रहा। दर्द इसको थोड़ी हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है? ब्रेन को। ब्रेन डिसीजन दे रहा है, माने समझना, दर्द ब्रेन को भी नहीं हो रहा है। हम लोगों के शरीर का इकलौता ऐसा अंग हम लोग का मस्तिष्क है जिसमें पिन भी चुभोया जाए तो दर्द नहीं होगा। मस्तिष्क को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। शरीर के बाकी अंगों को चोट अगर पहुंचाया जाए तो दर्द होता है, मस्तिष्क को दर्द नहीं होता। अभी नहीं कि ऊपरे से खोद के देखिएगा पिन की हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें खोदोगे तो क्रेनियम है, इसमें दर्द होगा, मस्तिष्क में दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो पैरालिसिस हो गया किसी को तो भाई पैर और गर्म सटाओ ठंडा सटाओ उसको कोई महसूस नहीं होगा, लेकिन सोया हुआ है, नॉर्मल बॉडी है, फिर भी उसको गर्म ठंडा का अनुभव होता है। तो शरीर के भीतर कोई ना कोई ऐसा एक फंक्शन है, काम करते रहता है, उसी के बारे में इसमें देखना है। समझ में आया? अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हम लोगों में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, पौधों में भी होता है। तो हम लोगों में तो समझ में आ रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो तो कई बार होता है कि जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते थे 5वीं 6ठी क्लास में, तो याद है कि सड़क पर जा रहे हैं, अगर प्लास्टिक का बोतल उतल मिल गया तो उसको लात से मारते मारते कहाँ ले जाते थे? स्कूल तक ले जाते थे। अब फिर निकले और मिल गया तो फिर लात से मारते मारते उसको कहाँ लाते थे? घर तक लाते थे। होता था ना? हाँ, अभी भी करता है। अच्छा, गिट्टी मिलता था, गिट्टी को मारते मारते ले जाते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? जहां पर आप पैर मारना चाह रहे हैं पैर वहीं ना जाता है क्या? किधर उधर चल जाता है? वहीं जाता है। इधर उधर चल जाने का मतलब कुछ लेके चले हैं आप घर से। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं ना होता है। हाँ, तो कुछ अगर दिमाग में गड़बड़ी कब करता है? जब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम में है आप, तो ऐसा ही पैर आप जहां मारते हो वहीं पर जाता है। घर में टाइल्स लगा हुआ है, मान लो शतरंज टाइप का है, तो ब्लैक वाला या व्हाइट वाला उसी पर कूद कूद के चलेगा। ब्लैक वाले पर कूद रहे हैं, व्हाइट पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो मस्कुलर एक्टिविटी पर कंट्रोल है। अब हाथ उठाना चाहेंगे तो मन करेगा तो उठाएंगे, नहीं उठाने का मन करेगा नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसा सारे अंगों के साथ है क्या? जैसे मस्कुलर एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया। अब आप अपने हार्ट को कहिए कि 10 मिनट के लिए बंद हो जाओ, हो जाएगा? और हो गया तब? हाँ, रात में सोने जाइए, अपने हार्ट को कहिए कि अभी तो सो रहे हैं, 10 मिनट दोस्त बंद हो जाओ, फिर चालू हो जाना। नहीं होगा। खाना खा लो और कहो कि पचने नहीं देंगे, तुमको रोक के रखेंगे, तो आपका आदेश थोड़े मानेगा, तो डाइजेस्ट होके करेगा। ब्लड के सर्कुलेशन को आप नहीं रोक सकते हो। समझ में आ रहा है? ठंड लगेगा तो कांपना नहीं रोक सकते हो, खांसी आएगी तो खांसना नहीं रोक सकते हो, छींक आएगी छींकना नहीं रोक सकते हो, वोमिटिंग आएगा उसको नहीं रोक सकते हो, ठंड में कांपना ये सब नहीं रोक सकते हो। समझ में आता? ये सब कैसा एक्शन है? इनवॉलेंट्री। और जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो वो कैसा एक्शन है? वॉलेंट्री। समझ में आ रहा है? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। तो ये सब इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को का काम करने के लिए तो समझ में आ रहा है कि हम लोगों में नर्वस सिस्टम होता है ना? हम लोगों में नर्वस सिस्टम, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हम लोगों के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है। लेकिन प्लांट बॉडी में न तो ब्रेन होता है न ही स्पाइनल कॉर्ड होता है, लेकिन उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जैसे छुई मुई का पत्ता है, उसको छुइए तुरंत उसका पत्ता क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? सूरजमुखी के फूल को देखो, सुबह में पूरब दिशा की तरफ घुमा हुआ है, शाम में पश्चिम दिशा की तरफ घुमा हुआ है, ठीक है। जिधर सनलाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में सूर्यमुखी का फूल क्या होता है? घूमते रहता है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? प्लांट में एक निश्चित समय पर फल लग जाता है, फल पक जाता है, पुराने पत्ते टूट के अलग हो जाते हैं, फूल लग जाता है, होता है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट में भी होता है, हम लोगों में। तो हम लोगों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करा रहा है? नर्वस सिस्टम। कौन करा रहा है? नर्वस सिस्टम। प्लांट में कौन करा रहा है? तो प्लांट में तो नर्वस सिस्टम है नहीं। तो प्लांट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो पहला पॉइंट इसमें लिखना, प्लांट्स कंट्रोल देयर एक्टिविटी बाय, प्लांट्स कंट्रोल their activities by different
ट्रॉफिज्म्स एंड फाइटो हॉर्मोन्स। हिंदी वाले लोग लिखिएगा पौधे अपना नियंत्रण और समन्वय, पौधे अपना नियंत्रण और समन्वय, पौधे अपना नियंत्रण और समन्वय विभिन्न पादप हार्मोन, पौधे अपना नियंत्रण और समन्वय विभिन्न पादप हार्मोन, विभिन्न पादप हार्मोन तथा अनुवर्तन, विभिन्न पादप हार्मोन तथा अनुवर्तन, अनुवर्तन द्वारा करते हैं, विभिन्न पादप हार्मोन तथा अनुवर्तन द्वारा करते हैं। अनुवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रॉफिज्म। क्या कहा जाता है? ट्रॉफिज्म। और हिंदी में कहते हैं अनुवर्तन। तो पूछे अगर आपसे कि अनुवर्तन को डिफाइन करो, अनुवर्तन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है लिखिएगा इसमें मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी ड्यू टू आउटर स्टिमुलाई। ठीक है, देखिएगा पादप शरीर का बाहरी उद्दीपन के कारण, पादप शरीर का बाहरी उद्दीपन, उद्दीपन ऐसे लिखेंगे उद्दीपन, पादप शरीर का बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली गति, बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली गति। ठीक है, क्या लिखा है ट्रॉफिज्म में कि प्लांट को अगर बाहर से कोई क्या दे रहा है, स्टिमुलाई दे रहा है, तो वो उसके अनुसार क्या करेगा? गति करेगा, मूवमेंट करेगा, और वही मूवमेंट क्या कहलाएगा? ट्रॉफिज्म। समझ में आ रहा है? स्टिमुलाई का क्या मतलब है? सिंपल भाषा में अगर समझे तो स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। क्या होता है? डिस्टर्ब होना। क्या होगा? डिस्टर्ब होना। उद्दीपन का मतलब क्या है? डिस्टर्ब। उद्दीपन का क्या मतलब है जी? क्या होना है? डिस्टर्ब होना। आप बैठे हुए हैं क्लास में, खूब मजे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, और पीछे से कोई कलम से आपको खोद रहा है, तो आपको क्या कर रहा है? स्टिमुलाई दे रहा है। क्या कर रहा है? स्टिमुलाई दे रहा है आपको। वो क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, उद्दीपित कर रहा है। तो आपको उद्दीपित कर रहा है तो आप क्या करिएगा? रिएक्ट करिएगा कि नहीं करिएगा? कि करते हैं खोदते रहो कलम से हमको? ऐसा तो नहीं है कि नन रिएक्ट होकर के बैठे रहिएगा। क्या करिएगा? रिएक्ट करिएगा, घूम के एक चटकन उसको तुरंत। प्लांट भी वैसे ही करता है। प्लांट को अगर बाहर से कोई स्टिमुलाई दे रहा है तो उसके अनुसार वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। सूर्य पौधे के तरफ जैसे ही अपना रोशनी फेंकेगा तो जिधर सूर्य से रोशनी फेंका रहा है प्लांट उधर घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? पानी की धारा जिधर आएगी प्लांट में वैसा मूवमेंट होगा। तो बाहरी उद्दीपन के कारण पौधों में जो गति होती है, जो ट्रॉफिज्म होता है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रॉफिज्म या अनुवर्तन। क्लियर? अब ये ट्रॉफिज्म कई प्रकार के हैं। पहला ट्रॉफिज्म इसमें है, लिखेंगे फोटोट्रॉफिज्म। पहला लिखिएगा फोटोट्रॉफिज्म, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश नुवर्तन, फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म इसमें लिखिएगा मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट, पौधे का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति। एग्जाम्पल में लिखना सनफ्लावर कॉमा एपिकल पार्ट ऑफ हर्ब्स एक्सेट्रा, पौधे का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति। ठीक है, पौधे का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति। उदाहरण में लिखना सूर्यमुखी, सूर्यमुखी कौमा शाकीय पौधों का अग्रभाग, सूर्यमुखी कौमा शाकीय पौधों का अग्रभाग। हो गया? सूर्यमुखी कौमा शाकीय पौधों का अग्रभाग, शाकीय। ठीक है,
अब इसको देखिएगा, प्लांट को अगर जिधर से सनलाइट आ रहा है, सूर्यमुखी का फूल का मैंने उदाहरण दिया, जिधर से सूर्य का प्रकाश आएगा पौधा क्या करेगा, घूमेगा। तो पूछेगा कि सूर्यमुखी में कौन सा ट्रॉफिज्म होता है, तो क्या कहोगे, फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है, मटर वगैरह का पौधा जो होता है उसको किस में रखा जाता है, हर्ब्स में। प्लांट 3 तरह का था, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री। हर्ब्स माने शाकीय पौधा, सर्ब्स माने झाड़ीदार पौधा, ट्री माने काष्ठीय पौधा। आम क्या है, ट्री है, काष्ठीय पौधा है। ठीक है, लीची वगैरह का पौधा क्या है, काष्ठीय पौधा है। पूछे कि आपसे कि मान लो गुलाब का पौधा क्या है, सर्ब्स, हर्ब नहीं है, सर्ब्स है, झाड़ीदार पौधा है। बांस क्या है, सर्ब्स है, समझ में। मेहंदी का पौधा क्या है, सर्ब्स है। ठीक है, और शाकीय पौधा में क्या आ जाएगा, जो साग वाला है, जैसे पालक हो गया, जैसे मटर हो गया। ठीक है, टमाटर वगैरह का पौधा सब क्या है, शाकीय पौधा में आता है। ठीक है, छोटे पौधे। तो सर्ब्स जो, हर्ब्स जो होते हैं, वो हर्ब्स का जो एपिकल पार्ट है, अग्रभाग, वो भी सूर्य के प्रकाश के दिशा में क्या करता है, घूमते रहता है। तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, फोटोट्रॉफिज्म। दूसरा लिखेंगे हाइड्रोट्रॉफिज्म। दूसरा लिखिएगा हाइड्रोट्रॉफिज्म, इसको कहते हैं जलानुवर्तन। जलानुवर्तन, इसमें लिखिएगा मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, पौधे का जल के धारा की दिशा में गति। पौधे का जल के धारा की दिशा में गति, जल के धारा की दिशा में गति। हो गया। उदाहरण में लिख लो हाइड्रोफाइटा, जलीय पौधे। उदाहरण में लिखिएगा हाइड्रोफाइटा, जलीय पौधे। ठीक है, जलीय पौधे। अब जैसे लोटस को देखोगे, लोटस, कमल, तो कमल का फूल किधर बहता है, जल, पानी जिधर बह रहा है उधर बह रहा है। जलकुंभी देखे हैं, मछली जो पकड़ के रखता है सब, उस टोकरी में देखिए कौन सी का पत्ता रहता है, जलकुंभी का। तो जलकुंभी का पत्ता किधर बहते रहता है, पौधा पानी के धारा के अनुसार क्या करते रहता है, बहते रहता है। तो जलीय पौधों में अगर गति पूछे तो क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉफिज्म। थर्ड लिखिएगा थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म, इसको कहते हैं कंपना कुंचन। डैश देकर के लिखिएगा मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट ऑन टच। हिंदी वाले लोग लिखेंगे छुई मुई, छुई मुई, ब्रैकेट में लिख लेना मिमोसा पुडिका, ब्रैकेट में लिखिएगा मिमोसा पुडिका, छुई मुई, ब्रैकेट में मिमोसा, MIMOSA PUDICA। लिखा हुआ है भाई, मिमोसा पुडिका, छुई मुई, ब्रैकेट में मिमोसा पुडिका। पौधे को छूने पर, पौधे को छूने पर होने वाली गति, होने वाली गति। ठीक है, मिमोसा पुडिका प्लांट को आप छुओगे तो उसमें कौन सी गति होगी, थिग्मोट्रॉफिज्म, कंपना कुंचन। पौधा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, अगर ये पूछे तो क्या कहोगे, लिख लेना उसके पत्ते पर स्फीति दाब बदल जाता है। ठीक है, उसके लीफ पर टर्जिड प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, टर्जिड प्रेशर, स्फीति दाब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा पत्ते पर, इसीलिए क्या हो जाएगा, पत्ता बंद हो जाएगा। और थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो फिर से टर्जिड प्रेशर नॉर्मल हो गया, पत्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। उसके पत्ते को छुओगे लगेगा कि यार क्या छू दिया, फालतू में मुरझा गया, मर गया, फिर छोड़ देने पर ठीक हो जाएगा। लगेगा कि उसको ये कर दिए। हो गया।
थिग्मोट्रॉफिज्म हो गया, फोर्थ में लिखेंगे। चौथा लिखिएगा जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म गुरुत्वानुवर्तन। इसमें लिखिएगा मूवमेंट ऑफ रूट, मूवमेंट ऑफ रूट टुवार्ड्स ग्रेविटी। पौधे के जड़ का, पौधे के जड़ का, पौधे के जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, पौधे के जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति। पौधे में जड़ का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति हो गया। अब जैसे नॉर्मल देखो, मान लो कोई प्लांट है, उसको आपने किस में लगाया है, गमले में पौधा लगाया है, और गमला कैसा है, ऐसे उलट करके गमला को क्या किए हैं, रख दिए हैं, यानी ऐसा सरफेस है, गमले को उल्टा रख दिए हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, अग्रभाग है। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अग्रभाग। तो अग्रभाग हमेशा किधर की तरफ रहेगा, जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और जड़ इसका कभी भी आप एब्जॉर्ब करोगे हमेशा किधर रहेगा, जिधर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। ठीक है, तो पौधा में जो रूट है, जो जड़ है, वो हमेशा गुरुत्वानुवर्तन शो करता है, जियोट्रॉफिक मूवमेंट शो करता है। ठीक है, हमेशा किधर रहेगा, ग्रेविटी की तरफ रहेगा। एपिकल पार्ट पूछे फोटोट्रॉफिज्म, रूट पूछे जियोट्रॉफिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। ओके, लास्ट लिखना पांचवा, पांचवा कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म रसायनुवर्तन। कीमोट्रॉफिज्म रसायनुवर्तन, रसायनुवर्तन। इसमें लिखिएगा मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन विदिन pollen tube to fertilized ovule। लिखेंगे फूल में पराग कणों का, फूल में पराग कणों का, पराग कणों का पराग नलिका के भीतर, फूल में पराग कणों का पराग नलिका के भीतर, पराग कणों का पराग नलिका के भीतर बीजांड को निषेचित करने हेतु, बीजांड को निषेचित करने हेतु, बीजांड को निषेचित करने हेतु होने वाली गति, बीजांड को निषेचित करने हेतु होने वाली गति। हो गया, समझ में आया ये, आ गया समझ में? हाँ हाँ, उसी को कहते हैं। समझ लो एक बार फिर से, देखो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, बताओ। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, उसका फूल। याद रखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा हुआ है। घटना चक्र बनाइएगा तो मिलेगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग फूल। ठीक है, पौधे का जनन भाग फूल। ठीक है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। और लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, उसका फ्लावर है। फ्लावर दो तरीके का होता है, एक होता है उसको कहते हैं हम लोग मोनोसियस, क्या कहते हैं, मोनोसियस। और एक जो होता है उसको क्या कहते हैं, डायोसियस। क्या कहेंगे, डायोसियस। मोनोसियस पौधा किसे कहेंगे, मोनोसियस फूल किसे कहेंगे, जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल हो। हिंदी में कहेंगे एक लिंगी पुष्प, यानी उसमें या तो नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र हो।
डायोसियस किसे कहेंगे? जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही फूल में हो। नहीं समझ में आया? ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट इन सिंगल बॉडी कॉल्ड डायोसियस फ्लावर, और मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट रहेगा उसको क्या कहेंगे? मोनोसियस फ्लावर कहेंगे। समझ में आया? तो फ्लावर दोनों तरीके का होता है। तो हम लोग एक डायोसियस फ्लावर बनाते हैं। मान लो ये क्या है? डायोसियस फ्लावर है। ठीक है। ये बीच वाला जो भाग है पूरा का पूरा, इसको क्या कहेंगे? सबसे ऊपर देखो, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एस्टिग्मा। इसको क्या कहेंगे? स्टाइल। इसको क्या कहेंगे? ओवरी। ठीक है। ये तीनों मिल करके फ्लावर का क्या बनाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी लिखना मत, अभी समझ लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहेंगे? गाइनोसियम। हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है। अब ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी के अंदर मादा युग्मक फीमेल गैमिट बनता है। ओवरी के अंदर क्या रहेगा? मादा युग्मक फीमेल गैमिट, जिसे क्या कहा जाता है? ओव्यूल। क्या कहेंगे? ओव्यूल। हिंदी में क्या कहेंगे? बीजांड। बात आई समझ में? ये वाला जो भाग है देख रहे हो, ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है, इसको क्या कहेंगे? बताओ। एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। और इसे क्या कहेंगे? फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये दोनों मिलकर के प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया गया। इसको क्या कहा जाता है? पुंकेसर या फिर एंड्रोशियम। एंड्रोसियम। तो जैसे यहां पर फीमेल गैमिट है, यहां मेल गैमिट बनेगा। तो जो एंथर होता है यहां पर क्या बनेगा? मेल गैमिट। और मेल गैमिट के रूप में एंथर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। तो पूछा जाए कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट पॉलन ग्रेन, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमिट ओव्यूल। ठीक है। अब देखो 67 बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या होगा? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहां से पॉलन ग्रेन उठा और उठ करके कहां चला आया? स्टिग्मा पर। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। पहले इसको समझ लो, फिर इसको लिखवा देते हैं। अब देखो यहां से पॉलन ग्रेन उठा, यहां से पॉलन ग्रेन उठा और उठ करके कहां चला आया? स्टिग्मा पर। अपने से नहीं आएगा, हवा के माध्यम से आएगा, पक्षी के माध्यम से आएगा, चमगादड़ के माध्यम से आएगा, पानी के माध्यम से आएगा, जंतुओं के माध्यम से आएगा। किसी भी मीडियम से यहां से पॉलन ग्रेन उठ करके स्टिग्मा पर आ गया, मतलब पॉलिनेशन हो गया। अब यहां ना पॉलन ग्रेन आया है, उस पॉलन ग्रेन को कहां पहुंचना है? ओवरी में। समझ में आ रहा है? तो कैसे ओवरी में पहुंचेगा बताओ? तो यहां पर एक अस्थायी रूप से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। ठीक है। एक टेम्पोररी क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब। क्या कहोगे इसे? पॉलन ट्यूब। ये वाला जो भाग है यह कहलाएगा पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। और इसी पॉलन ट्यूब से जो पॉलन ग्रेन आया है, वो पॉलन ग्रेन कहां चला आएगा? बोलो। ओवरी में। कहां चला आएगा? ओवरी में। और ओवरी में पहले से क्या है? ओव्यूल। इस ओव्यूल से क्या मिल गया? पॉलन ग्रेन। तो इसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे, निषेचन। और फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण हो जाएगा? सीड का। क्या बन जाएगा? बीज। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो पॉलन ग्रेन उतर रहा है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, रसायनुवर्तन। बुझा गया? बना लीजिए।
चलो कोई नहीं, लिखिएगा एक पॉइंट और लिखिएगा। एंथर से एस्टिग्मा पर, लिखिएगा एंथर से एस्टिग्मा पर पराग कण का स्थानांतरण। हाँ, एंथर से एस्टिग्मा पर, एंथर से एस्टिग्मा पर पराग कण का स्थानांतरण, पराग कण का स्थानांतरण पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हिंदी में कहते हैं परागण, पॉलिनेशन परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। हो गया। इंग्लिश वाले लोग लिख लिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। नहीं, एंथर माने परागकण, हम बोले परागकणों का स्थानांतरण एंथर से स्टिग्मा पर परागण कहलाता है। पॉलिनेशन कहलाता है, परागकण नहीं परागण, परागकण और परागण में अलग है, दोनों अलग अलग लिखे हैं ना जी। हाँ, परागण है ये। छाप लिए? हो गया। अब एक और बात याद रखोगे, देखो परागण जो होता है ना, परागण जिसको कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ये दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, समझ गए, सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण हिंदी में कहते हैं, स्व परागण। और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इसे कहते हैं पर परागण। तो याद क्या रखोगे, जितने सारे द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प, उस द्विलिंगी मतलब डायोसियस, उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन किसमें होगा, हाँ एक लिंगी पुष्प में, मोनोसियस फ्लावर में। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस समझ रहे हो ना? हाँ, क्या समझ रहे हैं सेल्फ क्रॉस में? जैसे मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, ये कैसा फ्लावर है, डायोसियस है ना। अब इसके एंथर से पॉलन ग्रेन चला आया यहीं पर, तो क्या है, सेल्फ है ना हुआ। और कोई फूल है जिसमें मान लो यही है, केवल एंथर है, इस फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन उठा और दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गया, तो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से पॉलन ग्रेन यहां तक आएगा कैसे, इसके बारे में दो तीन चीजें हैं। क्या क्या इसमें याद करना है कि पॉलन ग्रेन किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके कई तरीके हैं। अगर पॉलन ग्रेन पानी से ट्रांसफर हो तो उसको विधि को कहा जाता है हाइड्रोफिलस। अगर पक्षी से ट्रांसफर हो, बर्ड्स से, उसको कहा जाता है ऑर्निथोफिलस। अगर चमगादड़ से हो, उसको कहते हैं काइरेप्टोफिलस। हवा से हो, एनिमोफिलस। किसी जंतु के द्वारा हो, जंतु से, इसको कहेंगे
फिलस, ठीक है। परागन के विभिन्न माध्यम लिख लिए हैं क्या? हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, अभी इतना ही।